नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और इस वक्त राजनीतिक हलकों में भी क्या कुछ सुर्खी बटोर रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम की सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों यानी कि बिग न्यूज यानी कि सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, राज्य में परिवर्तन का जताया भरोसा। पीएम मोदी तमिलनाडु में एनडीए की विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली से पहले कहा, भ्रष्ट डीएमके सरकार की विदाई का तमिलनाडु ने कर लिया है फैसला। आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत के एआई क्षेत्र को बताया प्रमुख वैश्विक शक्ति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हर कोई भारत के साथ करना चाहता है पार्टनरशिप। मध्य प्रदेश के भोजशाला में वसंत पंचमी की धूम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1 से 3 बजे के बीच जुम्मे की नमाज का समय, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का बदला मिजाज, बर्फ की सफेद चादर में ढके पहाड़, तो मैदानों में बारिश ने बढ़ाई ठंडक। अगले कुछ दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में रेल संपर्क, शहरी आजीविका, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रित सेवाएं तथा उन्नत स्वास्थ्य सेवा सहित कई प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे। साथ ही पीएम ने सीएसआईआर, एनआईआईएसटी, नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता केंद्र की भी आधारशिला रखी। केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है। केरला में सीएसआईआर के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी। रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक नई यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें नागरकोइल को मंगलुरु से, तिरुवनंतपुरम को तंबरम से तथा तिरुवनंतपुरम को चारलापल्ली से जोड़ेंगी। इसके साथ ही त्रिशूर और गुरुवायूर के बीच एक नई यात्री ट्रेन भी शुरू की गई है, जिससे क्षेत्रीय यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। आज देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। थोड़ी देर पहले जिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा। गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। शहरी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। जो लोग
सड़कों के किनारे गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। तो यहां पर पीएम का मिशन साउथ है, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री ने केरल में बेहद अहम सौगात दी केरल वासियों को। साथ ही पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी की और जिस तरह का उत्साह वहां पर प्रधानमंत्री की सभा में नजर आया वो बेहद देखने वाली बात थी। एक बार फिर विपक्ष को यहां पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा और कहा कि कैसे उनकी योजनाओं के चलते विकास से कोसों दूर रहे केरल वासी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने वहां पर प्रधानमंत्री ने अमृत ट्रेनों का भी शुभारंभ किया, उन्हें हरी झंडी दिखाई और कैसे उन्होंने कहा कि अब विकसित केरल का समय आ गया है। यहाँ पर केरल में जिस तरह से कमल खिला है वो भी एक बहुत ही सुखद बात है भाजपा के लिए और वो उत्साह, वो स्वीकारिता, वो जोश साफ तौर पर नजर आया पीएम के इस कार्यक्रम में। और यहां पर आगे हम आइए आपको दिखाते हैं ग्रंथ रत्न शिक्षा पत्री 20 शताब्दी महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। स्वामीनारायण, आज हम सब एक विशेष अवसर के साक्षी बन रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण की शिक्षा पत्री के 200 साल 20 शताब्दी समारोह का ये अवसर हम सबका सौभाग्य है। इस पावन पर्व के हम सब सहभागी बन रहे हैं। इस पुण्य काल में मैं आप सभी संतों को नमन करता हूं। मैं भगवान स्वामीनारायण के करोड़ों अनुयायियों को द्विशताब्दी महोत्सव की बधाई देता हूं। साथियों, भारत ज्ञान योग के लिए समर्पित रहा है। हजारों साल पुराने वेद हमारे लिए आज भी प्रेरणा है। हमारे ऋषि मुनियों ने तत्कालीन समय के अनुरूप वेदों के प्रकाश में उस समय की व्यवस्थाओं को निरंतर विकसित किया। वेदों से उपनिषद, उपनिषदों से पुराण, श्रुति, स्मृति, कथावाचन, गायन, ऐसे विविध आयामों से हमारी परंपरा सामर्थ्यवान होती रही। साथियों, समय की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग कालखंड में महात्मा, ऋषि, मनीषियों ने इस परंपरा में नए नए अध्याय जोड़े। हम सभी जानते हैं भगवान स्वामीनारायण के जीवन के प्रसंग लोक शिक्षा, लोक सेवा से जुड़े रहे। इसी अनुभव को उन्होंने सरल शब्दों में समझाया। शिक्षा पत्री के रूप में भगवान स्वामीनारायण ने हमें जीवन का अनमोल मार्गदर्शन दिया। साथियों, आज 20 शताब्दी समारोह का एक विशेष अवसर हमें ये आकलन करने का मौका देता है कि हम शिक्षा पत्री से क्या कुछ नया सीख रहे हैं,
उसके आदर्शों को कितना अपने जीवन में जी रहे हैं। साथियों, भगवान स्वामीनारायण का जीवन साधना के साथ साथ सेवा की भी प्रतिमूर्ति था। आज उनके अनुयायियों द्वारा समाज, राष्ट्र और मानवता की सेवा के कितने ही अभियान चल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रकल्प, किसान कल्याण के संकल्प, जल से जुड़े अभियान, ये वास्तव में सराहनीय है। आप सभी संतजनों को, हरिभक्तों को समाज सेवा के प्रति अपने दायित्वों का निरंतर विस्तार करते देखना बहुत प्रेरणादायी होता है। साथियों, आज देश स्वदेशी और स्वच्छता जैसे जन आंदोलनों को आगे बढ़ा रहा है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र की गूंज घर घर तक पहुंच रही है। इन अभियानों से आपके प्रयास जुड़ेंगे तो शिक्षा पत्री की द्विशताब्दी का ये पुण्य समारोह और भी अविस्मरणीय बन जाएगा। आप सभी जानते हैं, देश ने प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है। मेरा ये आग्रह है कि आप जैसे सभी प्रबुद्ध संगठन इस काम में और ज्यादा सहयोग करें। हमें हमारे भारत के प्राचीन ज्ञान को बचाना है, हमें उसकी पहचान को बचाना है, और इसमें आपका सहयोग ज्ञान भारतम मिशन की सफलता को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, इस समय देश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विशाल सांस्कृतिक उत्सव चल रहा है। सोमनाथ मंदिर के प्रथम ध्वंस से लेकर अब तक 1000 साल की यात्रा को देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मना रहा है। मेरा आग्रह है, आप सब इस महोत्सव से भी जुड़े, इसके उद्देश्यों को जन जन तक ले जाने का कार्य करें। मुझे विश्वास है, आपके जरिए भारत की विकास यात्रा को भगवान स्वामीनारायण का आशीर्वाद ऐसे ही निरंतर मिलता रहेगा। मैं एक बार फिर सभी संतों, सभी हरिभक्तों और सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय स्वामीनारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री का बेहद विशेष संदेश। कैसे आज हम अपने प्राचीन दस्तावेजों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को आज सहेज रहे हैं। यकीनन वहीं से निकलता है भविष्य की राह, और यही वजह है कि आज भारत विश्व गुरु बनने की राह में कितनी तेजी से अग्रसर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश भर में जहां भी वे जाते हैं वहां युवाओं की ऊर्जा और भावना साफ नजर आती है। समाज के हर वर्ग के लोग अपनी बात अलग तरीके से रखते हैं, और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रील्स भी युवाओं की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। पीएम ने बताया कि आलोचनाएं और तीखे शब्द उन्हें अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन वे इसे अपमान नहीं मानते। वे जनता का प्यार और भावनाओं को ही सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता के प्रति विश्वास और स्नेह किसी भी रील या शब्द से कहीं अधिक शक्तिशाली है।
मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, बहुत से युवा, बहुत से बालक अपनी भावना प्रकट करते हैं और मैं जानता हूं कि इसके बाद कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं। कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ये सारी गालियां मैं सुनता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके प्यार को समझता हूं। इन छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझता हूं और इसलिए रील बनाने वालों की गालियां तो खाता रहूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 2 दिन 3 दिन इस प्रकार से प्यार से मेहनत की है, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता, मैं इसको दुखी नहीं कर सकता। रील जितने ही बनने हैं बन ले, जनता के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है और जनता का मेरे प्रति जो भाव है, वो इन रील से हजारों लाखों गुना अधिक ताकतवर है। प्रधानमंत्री मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों के केवल नाम अलग हैं, लेकिन नीतियां वही हैं। उन्होंने कहा कि यूडीएफ को 5 या 10 साल बाद मौका मिलता है, लेकिन सरकार बदलती है और सिस्टम वही रहता है। पीएम ने जोर देकर कहा कि केरल के लिए ऐसे विकासशील और जनता केंद्रित शासन की आवश्यकता है जो सीधे लोगों की भलाई पर काम करे। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी और एनडीए सक्षम है और यही केरल के लिए प्रो पीपल सरकार की दिशा है। एलडीएफ और यूडीएफ, इन दोनों के झंडे अलग है, सिंबल अलग है, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स, इनका एजेंडा एक ही है। झंडा अलग है, एजेंडा एक है। फुल करप्शन, जीरो अकाउंटेबिलिटी, फुल कम्युनलिज्म, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एलडीएफ और यूडीएफ को पता है कि 5 या 10 साल बाद उन्हें ही मौका मिलता है, इसलिए यहां सरकार तो बदलती है, लेकिन सिस्टम वही रहता है। अब आपको सही मायने में नई सरकार बनानी है। केरला के लिए प्रो पीपल, प्रो डेवलपमेंट सरकार बनानी है और ये काम बीजेपी, एनडीए यही कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु भी जाएंगे और चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर मधुरातकम में एक विशाल जनसभा करेंगे। इससे पहले पीएम ने कहा कि तमिलनाडु एनडीए के साथ है और तमिलनाडु ने भ्रष्ट डीएमके सरकार को विदाई देने का फैसला कर लिया है। दरअसल आज पीएम की रैली में एनडीए नेताओं की भी मौजूदगी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। वो चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर मधुरांतकम में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री की इस जनसभा में एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हाल ही में अबुमनी रामदास और टीटीवी दिनाकरण के एनडीए से जुड़ने से गठबंधन और मजबूत हुआ है। Our whole Tamil Nadu is very happy to see our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji launch our NDA's campaign. तमिलनाडु में इसी साल के मध्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और एनडीए नेता मुख्यमंत्री स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार की विफलताओं को जनता के सामने प्रमुखता से उठा रहे हैं। So here people are very fed up with the DMK government, the corrupt government, the family ruling government. The people are already fed up. The people are showing them anger against the DMK, against the DMK government. The people are waiting for the right time to throw out the DMK government from the power, and they are welcoming to the NDA.
प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। It's a very pleasant moment for Tamil Nadu because we are going to create an ever-ending victory in 2026 under the leadership of our leader Edapadiyar, and Modi ji is our biggest support for that. Getting new people inside, a lot of alliance parties are coming inside, and the team is becoming bigger day by day, and we are looking forward to win this upcoming elections for sure, and this meeting would be definitely a game changer in Tamil Nadu politics. तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली एनडीए के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु की इस जनसभा से एनडीए के अभियान की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। लक्ष्य है 2026 का तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव और राज्य की सत्ता से डीएमके को हटाकर एनडीए सरकार की वापसी करना। कैमरामैन सुनील लारा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, तमिलनाडु। तो पीएम का मिशन साउथ और आज की रैली के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में चुनावी बिगुल की शुरुआत कर देंगे। और यहां पर मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। IMF प्रमुख ने भारत के AI क्षेत्र में हो रही प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित होता टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और कुशल IT मानव संसाधन भारत को AI में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बना रहे हैं। हाल के वर्षों में किए गए सुधारों और तकनीकी नवाचारों के चलते भारत में AI की संभावनाएं बेहद मजबूत हैं और भारत भविष्य में वैश्विक AI नेतृत्व में अहम भूमिका निभा सकता है। Have admiration for India, for how India has developed over the last years in terms of fabulous reforms, in terms of building digital public infrastructure amazingly well, and in terms of the IT-skilled labor force. The fund believes that the prospects for India in AI are remarkable. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्रिकेट की भाषा में समझाते हुए कहा कि AI परिवर्तन 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जैसा है और हम अभी पहले मैच के पहले दिन में ही चल रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के दौरान वैष्णव ने कहा कि AI परिवर्तन में अभी लंबा सफर तय करना है और इसमें भारत अहम भूमिका निभाएगा। भारत अभी 5 मैचों में बहुत अहम भूमिका निभाएगा और अंतिम चरण में नेतृत्व की स्थिति लेगा। पांचों के पांचों लेयर में काम करना ही करना है और ये अगर क्रिकेट की भाषा में कहो तो AI ये मल्टी डेकेड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यानी 5 टेस्ट मैच की सीरीज अगर है तो ये फर्स्ट मैच के फर्स्ट इनिंग का फर्स्ट डे है। इतनी ये लंबी जर्नी आने वाली है, आने वाले समय में है, तो इतनी लंबी जर्नी में भारत को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है और रोल डेफिनेटली प्ले करेंगे। पांचों के पांचों लेयर्स में, एप्लीकेशन लेयर में लीडरशिप लेंगे, मॉडल लेयर में बहुत अच्छे सॉवरेन मॉडल्स बनेंगे और चिप लेयर में बहुत बड़ी लीड भारत लेगा
और इंफ्रा लेयर में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रहा है और एआई इम्पैक्ट समिट तक पूरी संभावना है कि 70 बिलियन 150 बिलियन तक पहुंचे इन्वेस्टमेंट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में अपने सॉवरेन मॉडल विकसित करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि देश बहुत जल्द चिप्स निर्माण के मामले में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा। वैष्णव ने जानकारी दी कि बुनियादी ढांचे में अब तक 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हो चुका है। अगले महीने होने वाले भारत एआई शिखर सम्मेलन तक इस निवेश के 150 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना है। करीब सभी टेक्नोलॉजी लीडर्स मिले हैं इन 2 दिनों में और इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे सभी भारत को एक मेजर एआई हब की तरह देखते हैं और उसी जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए एआई इम्पैक्ट समिट में सभी आना चाहते हैं। कंफर्मेशंस सभी से ऑलरेडी रिसीव हो गए और अच्छे बड़े अनाउंसमेंट्स भी करीब सभी ने कहा कि भारत आके बड़े अनाउंसमेंट्स करेंगे। यकीनन भारत में एआई का डंका बज रहा है इस वक्त और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विश्व आर्थिक सम्मेलन के दौरान यूरोपीय यूनियन के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एपोस्टोलोस से मुलाकात की। दावोस में आयोजित किए जा रहे सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने टिकाऊ नवाचार वाले पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली पर चर्चा की। बैठक का फोकस विमानन के टिकाऊ ईंधनों में नवाचार, ग्रीन विमानन और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्राथमिकता देने पर था। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक ग्रीन विमानन पहलों में भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया। उड्डयन मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही दोनों नेता EASA और DGCA के बीच संयुक्त प्रमाणन, साइबर सुरक्षा और ड्रोन नियमन के क्षेत्र में संबंध मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। इससे भारत के विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों के उच्च स्तर पर पहुंचने की संभावना है। ये बैठक भारत के विमानन क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल टिकाऊपन को बढ़ाने, सुरक्षा में सुधार करने और नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है। तो दावोस में हुई अहम बैठक और आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ये दिन मां सरस्वती, ज्ञान, विद्या और कला की देवी को समर्पित है। बसंत पंचमी के साथ ही प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। इस अवसर पर प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में बसंत पंचमी के प्रमुख स्नान पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं उज्जैन में महाकालेश्वर की आज विशेष भस्म आरती की गई। तो आस्था का संगम, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं प्रयागराज और किस तरह से उज्जैन में भी बसंत पंचमी की बहुत धूम देखी जा रही है। पूरे देश में बसंत पंचमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज में जारी माघ मेले में बसंत पंचमी के पावन स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही लाखों लोगों ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। गुरुवार रात से ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संगम में डुबकी लगाने का क्रम शुरू हो गया था। भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं और संतों के उत्साह से संगम तट अलग ही वहां पर नजारा देखने को मिला। लोग मां गंगा की गोद में सुखद अनुभूति करते हुए स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। संगम और उसके आसपास श्रद्धालुओं के लिए कई घाट तैयार किए गए। बसंत पंचमी का दिन केवल विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का भी बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार बसंत पंचमी माघ महीने के दौरान आती है और पवित्र संगम में स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने से पापों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खबर मध्य प्रदेश से, जिसके धार स्थित भोजशाला में आज वसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूर्योदय के साथ ही मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं रखी है। वहीं शुक्रवार होने के कारण आज परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। इसके लिए अदालत ने दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया है। अदालत के फैसले के मुताबिक पूजा और नमाज के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की ओर से परिसर और आसपास के इलाके में कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। RAF और CRPF भी तैनात है।
संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इस आयोजन को लेकर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इसमें जिला धार के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय से भी बल पूरे प्रदेश के बल को नियोजित किया गया है और इसमें हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की भी कंपनीज डिप्लॉयड हैं इसमें। और संपूर्ण शहर को 7 सेक्टर्स जोन्स में डिवाइड करके वहाँ पे एसपी रैंक के ऑफिसर्स उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक गली हमारी मॉनिटरिंग में है और इसके अलावा जो भोजशाला का परिसर क्षेत्र है इसको 6 सेक्टर्स में डिवाइड करके इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा शोभा यात्रा रूट और जो भी हमारे शहर के संवेदनशील क्षेत्र हैं इनको ड्रोन और सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। तमिलनाडु के मदुरई में तिरुपरनकुंद्रम नाम की एक पहाड़ी पर अरुलमिघु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का पूरा नियंत्रण एएसआई को सौंपे जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई को नोटिस जारी किया है। दरअसल अभी इसका नियंत्रण राज्य सरकार के नियंत्रण वाली मंदिर प्रबंधक कमेटी के पास है, लेकिन इसका एएसआई को नोटिस जारी किया गया है। और आइए अब सीधे रुख करेंगे भाजपा की प्रेस वार्ता का। मां सरस्वती की पूजा के लिए आप सबको और देश को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और स्मरण करना चाहता हूं कि यह देश जो सदैव ज्ञान के अनुसंधान में लगा रहा, इसका प्रभाव क्या है कि जापान में एक देवी हैं बैजेंटीन, जो गॉडेस ऑफ विजडम मानी जाती हैं, लोटस पे बैठती हैं और हाथ में वीणा है। तो मुझे लगता है आप लोगों को और समझने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि वो क्या है। और ये तो पूर्व में हुआ और पश्चिम में देखिए तो वॉशिंगटन डीसी में मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की एम्बेसी के बाहर 12 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगी है, जिसके नीचे 3 बच्चे पढ़ते हुए दिखाए गए हैं और वो गर्व से कहते हैं कि यह हमारी संस्कृति है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। तो जिन लोगों के ऊपर, जिनकी आंखों के ऊपर सेकुलर चश्मा चढ़ा हुआ है, उनको वॉशिंगटन से लेके जापान तक भारतीय संस्कृति के इस शानदार प्रभाव को देखकर अपना चश्मा उतारने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 23 जनवरी है। आज भारत के इतिहास के पहली एग्जाइल गवर्नमेंट के चीफ यानी भारत की प्रथम निर्वासित सरकार के प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसे हम सब पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। वो 1943 में उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई और किसी वाइस रॉय या गवर्नर जनरल से शपथ नहीं ली थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 सितंबर 46 को वेवेल के द्वारा शपथ ली थी और 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन के द्वारा शपथ ली थी। अतः पूर्ण स्वतंत्र विचारों से स्वतंत्र भारत की पहली स्वतंत्र सरकार स्थापित करने के प्रथम प्रतीक सुभाष चंद्र बोस जी के स्मरण का यह पर्व है। और एक और बात भी है कि भारत की स्वतंत्रता में अनेक लोगों ने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान सर्वाधिक अग्रणी और सर्वाधिक अविस्मरणीय है। परंतु उसे विस्मृत करने के अनेक कुत्सित प्रयास भारत के इतिहास में हुए हैं। इसलिए मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके समक्ष कुछ वह सत्य लाना चाहूंगा जो आज नेताजी की जयंती के ऊपर उनको वास्तविक और सच्ची श्रद्धांजलि होंगे, और इस सत्य को भी उजागर करेंगे। देश की जनता और युवा पीढ़ी को समझना होगा कि भारत को आजादी कैसे मिली। सर्वप्रथम मैं कोट करना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने 1955 में बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है, जो उनकी वॉइस में अवेलेबल है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत को जो आजादी मिली
वो इसलिए मिली क्योंकि भारतीय सेना के सैनिकों की वफादारी अंग्रेजों के प्रति नहीं रह गई थी। उन्होंने साफ लिखा है, भारतीय सैनिकों की अंग्रेज सरकार के लिए वफादारी कभी नहीं बदलेगी, ये वो सोचते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की वजह से अंग्रेजों का यह भरोसा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। बाबा साहब अंबेडकर टू इट्स इंटरव्यू टू बीबीसी इन 1955, यह वीडियो में भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने अन्य नेताओं के प्रति क्या बोला उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप स्वयं जाकर देख लें। फिर 1956 में पीबी चक्रवर्ती, जस्टिस पीबी चक्रवर्ती, जिन्होंने तत्कालीन यानी भारत की आजादी के समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली कलकत्ता के दौरे पर थे और उनके साथ 2 दिन वो राजभवन में रहे, वो उस समय गवर्नर थे बंगाल के। उन्होंने आरसी मजूमदार को लिखे अपने लेटर्स में साफ लिखा है कि क्लेमेंट एटली से उन्होंने पूछा कि 1945-46 में तो कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा था, फिर आपने क्यों छोड़कर चले गए? तो उन्होंने कई कारण गिनाए और सबसे प्रमुख कारण गिनाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से जो ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सैनिक थे उनके ऊपर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा था। और फिर उन्होंने पूर्ण सम्मान के साथ, मैं कहना चाहता हूं, ये पीबी चक्रवर्ती जी ने कहा, हमने नहीं कहा, उन्होंने गांधी जी के योगदान के बारे में कहा, तो ये अकॉर्डिंग टू पीबी चक्रवर्ती क्लेमेंट एटली सेड मिनिमल। अब मैं आपको उसके आगे की बात बताना चाहता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। भारत की आजादी से चंद महीने पहले स्टीफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लेकर भारत आए थे, उन्होंने 18 जुलाई 1946 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि भारत में अब माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। यह माहौल 1942 का नहीं है, ना ये 1920 और 30 का है। और वो ब्रिटिश सैनिक, वो भारतीय सैनिक जिन्होंने ब्रिटिश फौज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी बहुत सेवा की, अब उनके अंदर का वातावरण बदला हुआ नजर आ रहा है। हु इज सेइंग दिस? स्टीफर्ड क्रिप्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन 18 जुलाई 1946। अब आपको और गंभीरता से बताता हूं, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आजादी में किसका बड़ा योगदान था। ब्रिटिश जनरल क्लॉड ऑकिनले 24 नवंबर 1945 को वाइसराय को एक लेटर लिखता है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों के विरुद्ध लाल किले में जो ट्रायल चल रहा है इसको रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय सैनिकों में जिस प्रकार का असंतोष पनप रहा है वो बहुत खतरनाक स्तर पर जा सकता है। उसके बाद सेम क्लॉड ऑकिनले, द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया, 12 फरवरी 1946 को वाइसराय को दूसरा लेटर लिखता है कि अब वह, मैं कह रहा हूं कि हर हाल में ट्रायल रोक दीजिए, अन्यथा वह असंतोष एक ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और ठीक 6 दिन के बाद 18 फरवरी 1946 नौसेना में विद्रोह होता है और केवल 3 दिन के अंदर 70,000 सैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं, 10,000 सैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं। 70 नौसेना के नौकाओं और जहाजों पर कब्जा कर लिया जाता है। मुंबई से शुरू होकर बॉम्बे, कलकत्ता एंड कराची, तीनों जगहों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ से सारी चीजें निकल जाती हैं और आखिर में जाकर उन्हें सरदार पटेल और नेहरू जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके 28 फरवरी 1946 को वो सैनिक वापस आते हैं और मार्च 46 में कैबिनेट मिशन प्लान आ जाता है। तो हम यह भी पूछना चाहते हैं कि किस कारण से आजादी की वो स्थिति बनी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो 30 जून 48 डिसाइड किया था भारत की आजादी, इसीलिए माउंटबेटन 30 जून 48 तक भारत में रहे। ये 15 अगस्त 47 को क्यों छोड़ के चले गए? इसका उत्तर क्लॉड ऑकिनले के करेस्पॉन्डेंसेस में, स्टीफर्ड क्रिप्स के जवाब में और क्लेमेंट एटली के जवाब में है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की वजह से भारतीय सैनिकों पर भरोसा करना अब उनके लिए संभव नहीं था। और अब इसमें देखिए हमारे मित्र कांग्रेस के लोग कूद कर बोलेंगे कि नहीं साहब, भूला भाई देसाई, आसिफ अली, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो जाकर कोर्ट में केस लड़ा था।
कब लड़ा? नवंबर 1945। अब जरा आप गौर से सोचिएगा, यही समय है जब ब्रिटिश जनरल एक गोपनीय रिपोर्ट वाइसराय को भेजता है, और इस बात का खुलासा आगे भी होता है कृपलानी की किताब में भी, जिसमें वो कहते हैं साहब इसलिए लड़ने वकील बन के गए थे 25 साल के बाद, ताकि उनको समझ में आ गया था कि भारतीय जनता का विचार बहुत अगेंस्ट में जा सकता है। मगर उनकी असलियत क्या थी, यह बात एक कम्युनिस्ट राइटर सुमित सरकार ने लिखा है आसफ अली को कोट करते हुए कि उन्होंने कहा हम लड़ तो रहे हैं नेहरू और हम, मगर आश्वस्त रहिए, हम इन सैनिकों को न सैनिक का भत्ता, न सैनिक का सम्मान, न सैनिक की पेंशन और न सैनिक के रूप में बहाल करेंगे। और यही हुआ। 47 के बाद जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे उन्हें मुक्त कर दिया गया और युद्ध काल का कोई भत्ता सम्मान कुछ नहीं दिया गया। यानी यह बात साफ समझ में आती है। और फिर मैं कोट करना चाहूंगा जिन लोगों को हो, महात्मा गांधी ने जेल से बाहर निकलने के बाद 29 जून 1944 को कहा पुणे में कि मैं बाहर आया हूं तो मेरे स्वास्थ्य कारणों से मुझे छोड़ा गया है। उन्होंने साफ साफ यह कहा कि इस रिहाई के पीछे मेरी ताकत नहीं है, रिहाई आप लोगों की वजह से हुई है, और वर्तमान समय में हम कोई आंदोलन शुरू नहीं कर सकते। 29 जून 1944 पुणे में गांधी जी बोल रहे हैं। मगर कितनी महान क्रांति हुई, अगस्त क्रांति 1942, जिसके के बारे में ये लोग बहुत कहते हैं कि साहब इसकी वजह से वो क्रांति ऐसी थी कि 43, 44, 45, 46 कुछ हो ही नहीं रहा था। 5 साल के बाद उसका प्रभाव अचानक दिख गया। अब मैं कोट करना चाहता हूं, इसको बहुत गंभीरता से सुनिएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1942। उसका कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बदल चुकी थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यही मौका है, मैं ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाया? 3 साल क्यों इंतजार किया? चूंकि 1941 के दिसंबर में पर्ल हार्बर हो चुका था। 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से लेकर जापान तक फौज को संगठित करना शुरू कर दिया था, और तब तक तो वो टोक्यो में ही थे। इनको डर लगने लगा था कि पूर्वी सीमा से कहीं ऐसा ना हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौजें आएं और भारत को मुक्त करा दें। इसलिए आई कोट द रेजोल्यूशन ऑफ CWC पास्ड ऑन 14 जुलाई 1942। उसमें कहा है कांग्रेस वुड चेंज द प्रेजेंट इल विल अगेंस्ट द ब्रिटेन टू ए गुड विल। देखिए आजादी का कितना गहरा संघर्ष है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो नकारात्मक भाव है उसे सहयोग और सकारात्मक में हम कन्वर्ट करेंगे। एंड मेक इंडिया ए विलिंग पार्टनर इन टू ज्वाइंट एंटरप्राइज फॉर सिक्योरिंग फ्रीडम ऑफ द नेशंस एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हम और ब्रिटेन मिलकर दुनिया को, ये लोगों के लिए और भारत के लिए बड़ा अच्छा सकारात्मक वातावरण बनाएंगे। कांग्रेस इज देयरफॉर एग्रीएबल, अब गौर करिएगा, टू स्टेशनिंग ऑफ आर्म फोर्सेस फॉर एलाइज इन इंडिया। इसलिए आपके सैनिक आएंगे, आपकी फौजें यहां रहें, उसके लिए कांग्रेस पूरी स्वेच्छा से समर्थन करने को तैयार है। आगे की लाइन है, शुड दे सो डिजायर इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ टू रेजिस्ट जापानीज एंड अदर एग्रेशंस एंड टू प्रोटेक्ट एंड हेल्प चाइना। भाई साहब ये एग्रेशन में अदर एग्रेशन कौन था जापानीज के साथ? तो ये मूल कारण था जिस कारण से आपने 1931 से लेकर 47 तक कोई आंदोलन नहीं किया और एक ही आंदोलन 1942 में किया। तो मुझे लगता है, यहां मैं एक और बात साफ कर दूं, हम कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम कांग्रेस के ही नेताओं को कोट कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे। अब कांग्रेस को तय करना है कि वो अपने राष्ट्रवादी नेताओं के साथ है या ब्रिटिश सरकार के प्रति नतमस्तक होने वाले नेताओं के साथ खड़ी हुई है। अब इतना ही नहीं है, नेहरू जी के मन में कितना अगाध स्नेह था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कि उन्होंने ये कहा, ये सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 9 संभवतः वॉल्यूम 9 में है, संभवतः पेज नंबर 575 पे। सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक एक नकारात्मक समूह से ज्यादा और कुछ नहीं है। इसका गठन कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ हुआ है।
यह सिद्धांतहीन है और इसमें फांसीवादी और सांप्रदायिक तत्व शामिल हैं। यह नेहरू जी के उद्भट उद्गार हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका क्या जवाब दिया? कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ नेताजी, वॉल्यूम 10, पेज नंबर 10 से 13 तक। मैं पंडित नेहरू से पूछना चाहता हूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की नीतियों में उन्हें कहां फांसीवाद और अवसरवाद नजर आता है। मैं जानना चाहता हूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का कौन सा सदस्य फांसीवादी है, या मैं उन्हें अवसरवादी कहूंगा कि वे खरगोशों के साथ दौड़ते हुए कुत्तों के साथ मिलकर शिकार करते हैं। आखिर किन्हें फांसीवादी कहा जाए? अब देखिए जो नेताजी कह रहे हैं, किन्हें फांसीवादी कहा जाए? उन लोगों को जो फांसीवादी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, या उन्हें फांसीवादी कहा जाए जो कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व की तानाशाही के साथ खड़े हैं? नेताजी इज कलेक्टेड वर्क, वॉल्यूम 10, पेज 10 to 13। अब आइए साहब, जो लोग ये बोलते हैं ना, अब स्वयं नेहरू जी क्या कह रहे हैं और नेताजी क्या कह रहे हैं। नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत की सीमा पे 24 अप्रैल को 1942 को वो कहते हैं कि अगर इस जंग की फौजें आती तो मैं लड़ने को तैयार हूं। यहां के लोगों को हथियार उठा लेना चाहिए, अहिंसा का आंदोलन, बगैर खड़क ढाल के आजादी, मगर अगर नेताजी की फौज आती हुई दिखाई पड़ेगी तो हथियार उठा लेना है, और मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे भी हथियार उठा लेना है। अब उसके बाद नेताजी ने लिखा है कलेक्टेड वर्ड्स में, वॉल्यूम 9, पेज नंबर 288 पर, और उन्होंने अपने भतीजे को लिखे हुए पत्र में भी लिखा है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से पंडित नेहरू से ज्यादा नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। ये नेताजी बोल रहे हैं। उन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा मुश्किलों में डाला। यदि वो मेरे साथ होते तो मेरे पास बहुत कुछ होता, यदि वो निष्पक्ष भी रहते तो मुझे बहुत ताकत मिल जाती। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने अपने संरक्षकों के साथ, यहां संरक्षक का अर्थ महात्मा गांधी जी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुभाष बोस नहीं जीतने चाहिए, पट्टाभी-रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी। पंडित नेहरू के खुले प्रचार ने मेरा कांग्रेस कार्य समिति के 12 सदस्यों से ज्यादा नुकसान किया। ये 17 अप्रैल 1939 को नेताजी का अमीय बोस के नाम लिखा गया पत्र है। अब मैं एक और उदाहरण कोट करना चाहूंगा, राम मनोहर लोहिया जी और श्री अखिलेश यादव जी बहुत विशेष रूप से ध्यान करके सुने, जिन लोगों ने लोहिया पार्क बनाया था और आज किन लोगों के साथ खड़े हैं। लोहिया जी ने लिखा है कि जो लोग कल्प्रिट ऑफ पार्टीशन थे, भारत विभाजन के गुनहगार थे, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा 1942 में नेहरू की विक्षिप्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। उन्होंने यह सार्वजनिक घोषणा करी कि जापान का मुकाबला करने के लिए लाखों गोरिल्ला तैयार किए जाएं। कौन कह रहा है? राम मनोहर लोहिया जी। नेहरू की यह प्रतिक्रिया कुछ हद तक सुभाष बोस के प्रति ईर्ष्या से प्रेरित थी। तो क्या कहा जा रहा है कि नेहरू जी की यह प्रतिक्रिया सुभाष बोस जी के प्रति ईर्ष्या से प्रेरित थी। यह कौन कह रहे हैं? राम मनोहर लोहिया जी। मुझे लगता है इसके बाद यह साफ समझना चाहिए। और फिर मामला इतना ही नहीं रुका, इसके बाद स्वतंत्रता के उपरांत आप कहेंगे ना कि हर चीज में नेहरू जी को काहे ले आते हैं। भाई साहब, वो ऐसी चीज है कि पटेल की बात उठेगी तो नेहरू सामने आएंगे, सोमनाथ उठेगा तो नेहरू सामने आएंगे, राम मंदिर उठेगा तो शायद नेहरू सामने आएंगे, सुभाष बोस जी की बात उठेगी तो वो सामने आएंगे, और आज भी उन्हीं के खानदान वाले सामने हैं। तो प्रश्न हमसे नहीं, प्रश्न उनसे होना चाहिए कि आपको जितना अगाध लगाव है उतनी ही अथाह चीजें इसके अंदर से निकलती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, उसके बाद भी जब जब सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मान देने की बात हुई, नेहरू जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने 13 अक्टूबर 1952 को पीएमओ की फाइल्स में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से कह रहे हैं कि नेताजी की डेथ हो गई थी, अब कोई आवश्यकता नहीं है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले वो निष्कर्ष ड्रॉ कर लेते हैं कि इसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी। जब ये एक डिमांड होती है कि उनकी आईएनए का रेफरेंस 1958 के कांग्रेस के गुवाहाटी सेशन में लाया जाए, तो विरोध करते हुए लिखते हैं इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेताजी की स्टैच्यू बनाने की बात होती है, वहीं जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब जाके वो स्टैच्यू बनाई है, तो वो लेटर लिखते हैं हरिदास जी को कि इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर होगा तो कहीं मणिपुर में देखिएगा, नेताजी की स्टैच्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। और
इतना ही नहीं होता है, उसके बाद उससे भी अधिक गंभीर बात, नेताजी को सम्मान न देना। और नेताजी की संसद भवन के केंद्रीय हॉल में चित्र कब लगा? 1978 में, जब कांग्रेस का कंटिन्यूअस रूल समाप्त हुआ। उससे गंभीर बात, 1958 में नेताजी के भतीजे चंद्र बोस टोक्यो जाते हैं कुछ सामग्री इकट्ठा करने, ताकि वो नेताजी के संस्मरण में कुछ लिख सकें। तो भारत सरकार से लेटर जाता है 25 अगस्त 1958 को, लेटर टू इंडियन एम्बेसी टू टोक्यो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज एक्टिवली एग्जामिनिंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट सुभाष चंद्र बोस ट्रेजर थ्रू जापानीज इंफॉर्मेंट हु क्लेम लिंक्स विद INA। वो कहते हैं इन पर जरा नजर रखिए, जासूसी करिए, ये जापानियों से जाके क्या बात कर रहे हैं। इस प्रकार की बात करना, अर्थात उनके परिवार को सम्मान देना तो दूर, उनकी स्टैचू बनाना तो दूर, उनके परिवार के ऊपर जासूसी करते हुए नजर रखना, यह अपने आप में दर्शाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो पुनः मैं कह रहा हूं, भारत की प्रथम स्वतंत्र निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री रहे, प्रमुख रहे, जिन्होंने सबसे प्रमुख भूमिका, या आखिरी वर्षों में मैं कह सकता हूं, वो तो बड़ा लंबा कालखंड है 1857 से आज तक, आखिरी वर्षों में जो सबसे बड़े आधार बने, उनको न सिर्फ उस चीज को दबाया, बल्कि अपमानित करने का, लांछित करने का कार्य भी किया गया, और उनके परिवार पर जासूसी भी की गई। तो और इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं, आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने पीपुल्स वॉर समाचार पत्र में 19 जुलाई 1942 को तमाम प्रकार के नकारात्मक कार्टून बनाए नेताजी के, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं उनको गधा कहा, कहीं तोजो का कुत्ता कहा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आज मैं कम्युनिस्ट पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, भारत की स्वतंत्रता के सेना के सेनानी और जिनका इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके प्रति ऐसे अपमान और तिरस्कार के लिए आप लोगों ने आज तक माफी क्यों नहीं मांगी है? जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी 1944 में आजाद हिंद रेडियो के ऊपर नेताजी ने जो बोला है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारी सेना में आकर लोग जो शामिल हो रहे हैं, मगर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ भारत में वीर सावरकर जैसे समझदार लोग भी हैं, जो भारतीय युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं सेना में आने के लिए, और यही सैनिक मेरी शक्ति बनेंगे। तो अब मुझे लगता है यह बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारत की आजादी में सबसे बड़ा योगदान किसका था। और मैं पश्चिम बंगाल की धरती के सबसे बड़े गौरव में से एक माने जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्त किया 2018 की गणतंत्र दिवस की परेड में, क्योंकि 1943 की आजाद हिंद की निर्वाचित सरकार के 75 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो जो हमारे सेनानी उस समय जीवित थे, उन सब को पूर्ण गौरव और सम्मान के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया और उनका सम्मान किया। किसी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से पूर्व इस ढंग का सम्मान नेताजी का नहीं किया। और वो इंडिया गेट, जहां 1968 तक जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति रही, वहां पर नेताजी की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया। तो मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी भी तो कांग्रेस की ही गोत्र की है, आप भी तो कांग्रेस में ही थे, इतने दिन तक क्यों नहीं याद आया कि नेताजी को वो सम्मान और वो स्थान मिलना चाहिए। और आज भी मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज भी आपके नाम में कांग्रेस है, वो कांग्रेस जिसका हमने इतना चिट्ठा बताया, जिसने नेताजी के साथ क्या क्या नहीं किया। और फिर मैं कह रहा हूं, नेताजी कांग्रेस के नेता थे, मगर कांग्रेस में जिस परिवार ने किया उस इंडी गठबंधन के साथ आप खड़े हैं। यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति आपके मन में लेश मात्र भी सम्मान है, तो तृणमूल कांग्रेस को अपने नाम में से कांग्रेस हटा देना चाहिए। अन्यथा बंगाल की प्रबुद्ध जनता उनको तृणमूल से उद्ध्वस्त कर देगी, यानी जड़ मूड़ से उखाड़ फेंकेगी। तो मैं अंत में सिर्फ इन पंक्तियों को कहते हुए
नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, सुनी थी कि आजादी के समय कहा गया था कि नेताजी तुम कहां छुपे हो, याद तुम्हारी आती है, भारत के बच्चे बच्चे की भर भर आती छाती है, दिल्ली चलो तुम्हारा नारा देखो पूर्ण हुआ है, परदेसी का भाग्य सितारा पिसकर चूर्ण हुआ है, उल्टे तंबू अंग्रेजों के पड़ी बैर के खाली, तेरी दिल्ली आज मनाती घर घर खुशी दिवाली, सदियों पीछे आज जमाना भारत में आया है, जब अशोक का चक्र पुनः गतिविधि से लहराया है। परंतु उसके सम्मान को इंतजार करना पड़ा। 67 साल तक आजादी के बाद हम लोगों ने प्रयास किया था, अटल जी की सरकार में कुछ चीजें हो नहीं पाई थी, मगर इंतजार करना पड़ा श्री नरेंद्र मोदी जी के आने का। तब मैं कह सकता हूं कि नेताजी ने जिस दिल्ली चलो का नारा दिया था, उस दिल्ली के केंद्र में इंडिया गेट के ऊपर नेताजी सम्मान के साथ मोदी जी के शासनकाल में आकर स्थापित हुए। धन्यवाद। कोई प्रश्न? आप देख रहे थे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सुधांशु त्रिवेदी की हमारे देश की आज़ादी में नेताजी का अमूल्य योगदान रहा है। आज उनकी जयंती है, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें याद करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से इतिहास में और उस वक्त से लेकर अब तक कांग्रेस की सरकार ने उनकी अनदेखी की, उनका अपमान किया। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक